विपत्तियों के बीच अध्ययन और जागरूकता की आग में तप कर हम सभी के लिए स्वर्णिम भविष्य गढ़ने वाले महान साहित्यकार, महान इतिहासकार, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा इस सर्व समाज में, बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने हमारी बेहतरी के लिए अपने जीवन पर्यंत त्याग करने का काम किया, ऐसे महापुरुषों को अपने मन वाणी काया से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती समारोह के अवसर पर चित्तेपुर में मनाई जा रही जो बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ हमारे नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे मंच पर इधर बैठे मंचासीन सभी विद्वान साथी, यहाँ मंच के सामने बैठे हमारे नौजवान साथी, माताएं और बहनें, आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूँ। मेरे साथियों, 2 मिनट में अपनी बात रखूं क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल बात होगी। अभी माताओं बहनों थोड़ी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपके समझने वाली बात इसके बाद बात करूंगा। तो अभी आधी तूफान चक्रवात से हमको हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने बहुत आधी तूफान 2014 से झेल रहे हैं, अभी और झेलना है। जैसे अपने समझदारी का परिचय देंगे आधी तूफान खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, 2-3 शब्द पिछले कई दशकों से इतना प्रयोग में लाया गया कि लगता है कि उसकी माने गिर पड़े। हमने उसको इतना घिसा और लफ्जों का इतना दोहन किया कि उसके सही मतलब को आत्मसात करने में हमें कोई वाबस्तगी नहीं रह गई। शब्द क्या है? सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव, और किसी भी शब्द के पीछे जन लगा दो और इतना रिटोरिकल लगने लगता है कि जन आंदोलन, जन आक्रोश, जन अपेक्षा, सही मायने में इस जन को हमने एक्सपाइट किया। सामाजिक न्याय का मतलब हमारे लोगों को जो समझाया गया उस पर बहुजन महापुरुषों ने साफ कहा है कि सामाजिक न्याय का मतलब कि 10% शोषितों से, उनकी जुल्मत से 90% शोषितों को जमीन और नौकरी में हिस्सेदारी देने का मतलब ही सामाजिक न्याय है। और काका कालेलकर ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसके रिकमेंडेशन इतने रिवॉल्यूशनरी थे कि अपने नेचर में एक अहम सिफारिश थी कि 1961 की जनगणना जातिवार होगी और यह दुनिया की ऐसी अनोखी अलबेली एक लौती रिपोर्ट थी कि रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने वाला शख्स जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, सौंपने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको सरसरी निगाह से पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी रिवॉल्विंग चेयर को घुमा करके और पीठ काका कालेलकर तरफ करके कहा कि अरे काका कालेलकर, ये जो आपने रिपोर्ट तैयार किया है इसको लागू करने से हमारे लोगों पे क्या प्रभाव जाएगा, इसको तूने पढ़ा? काका कालेलकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो हमने रिपोर्ट तैयार किया है इसको लागू करने से हमारे समाज पे क्या प्रभाव जाएगा, इसको मुझको चिंता नहीं है। मेरे साथ ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि काका कालेलकर भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जिसको लागू करने से हमारे लोगों पे क्या प्रभाव जाएगा इसकी मुझको चिंता नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण की बेटे की हैसियत से इसको हमने तैयार नहीं किया है, मैं पिछड़ा आयोग अध्यक्ष की हैसियत से इसको हमने तैयार किया है, इसलिए हमारे समाज पे क्या प्रभाव जाए इसकी मुझको चिंता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने दबाव देकर के कहा कि नीचे लिखो कि फिलहाल इसको लागू न किया जाए, लागू करने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, यानी जाति पैमनस्ता पैदा हो जाएगी। आखिर किस दबाव से ऐसा किया गया होगा मेरे साथी? इसलिए कास्ट सेंसस क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि 1948 जनगणना कानून के मुताबिक इस देश में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, गधे, घोड़े, तोता, मैना, पंछी, सुअर, यहाँ तक कि मछलियों की भी मध्य गणना होती है, लेकिन आप हमें नहीं गिन रहे। आखिर किस डर से आप ऐसा नहीं कर रहे कि सही आंकड़े आ जाएंगे? इसलिए मेरे साथी आज इस जयंती के अवसर पर इस बात को इंश्योर करके जाए, जो जाति जनगणना की बात करेगा वही केंद्र और राज्य पे राज करेगा, और ये कोई कर सकता है तो साहेब कांशीराम का बनाया गया संगठन कर सकता है। इसलिए मेरे साथी
पूरे दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने समाज के अलग अलग स्टेटा की साइंटिफिक कराने और लेने से मना करता हो। अमेरिका तक में अफर्मेटिव एक्शन है कि हाली कॉर्पोरेटाइज मीडिया होने के बावजूद वहाँ न्यूज डाइवर्सिटी इंश्योर किया जाता है। इसके मायने क्या है कि समाचार कक्ष में अलग अलग समाज की विविधता परिलक्षित होगी, यानी वहाँ ब्लैक भी बैठेंगे या गोरे भी बैठेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 2006 में जेएनयू के कुछ छात्रों ने यहाँ न्यूज डाइवर्सिटी सर्वे कराया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले आ गए कि 52% ओबीसी की संख्या में 4% भी ओबीसी के लोग नहीं थे और दलित की संख्या, एससी की संख्या बहुत कम थी, 0 के बराबर थी। तो हिंदुस्तान समाचार पत्रों की क्रांति रोबीन चौपड़ी ने एक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा कि टीवी चैनल के एजेंडे में समाचार पत्रों के हेडलाइंस में अस्पृश्य समाज की समस्या को इसलिए दिखाया और छापा नहीं जाता क्योंकि डिसीजन बॉडी का हिस्सा ये नहीं है। और वो कलम मंच के किनारे कहीं खड़े होकर के साहेब कांशीराम जी भाषण सुन रहे थे और शरद यादव जी भाषण कर रहे थे। मंचीय व्याकरण के तिक्रमों से कहीं दूर साहेब कांशीराम जी ने पूरे उत्तर भारत में आम जनमानस के चौखट तक, यानी आपके चौखट तक अगर किसी ने 1984 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से रूबरू और पहचान कराने का काम किया, उसका श्रेय अगर जाता है तो साहेब कांशीराम को जाता है और उसको मेहनत करके हमारे साहब लोगों ने किया। इसलिए मेरे साथी अब मैं ले चलता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1947 में जब मेरे साथी सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुंह गिरा करके और सर झुका करके जाते हैं श्री गांधी के पास और कहते हैं कि गांधी जी, और मैं अपने अभिनय विनय के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जब लोग चेहरे को उदास करके निवेदन किया, श्री गांधी जी ने सर उठाया और सर उठा करके देखा और देखा तो कहा, अरे भाई आप लोग क्यों मायूस हो। और सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमसे अंग्रेजों ने संविधान की मांग कर दिया है, संविधान बनाने वाला कोई नहीं है। श्री गांधी जी ने कहा, अरे कैसे कोई नहीं है, मैं जानता हूँ उस अस्पृश्य के बेटे जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो पढ़ करके आया है, वो संविधान बनाएगा। मेरे साथियों, गांधी जी ने जाकर के अभिनय विनय किया, संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में बना दिया। और जब संविधान बना करके सौंप दिया, मेरे साथियों, इस बात को इसलिए मैं कहने जा रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना करके सौंप दिए, इस देश के लोग वहां बैठे, हिंदू समाज के लोग बैठे, मुस्लिम समाज के लोग बैठे, क्रिश्चियन समाज के लोग बैठे, ईसाई समाज के लोग बैठे। अब तो बाबा साहब ने संविधान बना करके दे दिया है, इस संविधान की शुरुआत कहां से किया जाए, इस देश की शुरुआत कहां से किया जाए। वहां हिंदू धर्म के लोगों ने कहा इस देश की शुरुआत जो है, इस संविधान की शुरुआत जो है ओम नमः शिवाय से होगा, ओम भूर्भुवः स्वः भार्गव देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से होगा। वही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस संविधान जो है हमारे तरीके से शुरुआत होगी, इस संविधान की इस देश की शुरुआत हमारे तरीके से होगी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होगा। वही ईसाई सिख धर्म के लोग बैठे थे, उन लोगों ने तलवार खींच लिया और तलवार खींच करके कहा कि नहीं नहीं, इस देश की शुरुआत हमारे तरीके से होगी, इस संविधान की शुरुआत हमारे तरीके से होगी। उन लोगों ने कहा एक ओंकार सतनाम करता पूरक निभव निर्वैर अकाल मूलत अजवनी शुभम गुरु प्रसाद से होगा। वही ईसाई धर्म के लोग बैठे, ईसाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, तमाम कई सालों से हर देश पर हमारा कब्जा था, इस देश का शुरुआत जो है हमारे तरीके से होगा। उन लोगों ने कहा इत्मीनान गार्ड, वनवन गार्ड, अरे मोहम्मद इजलास मैसेंजर आनाफ गार्ड, यानी वहाँ झगड़ा हो गई मेरे साथी। 8 दिन तक पंचायत नहीं टूट पाती है। 8 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास सारे लोग मिल करके जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा साहब, आपने तो संविधान बना करके दे दिया, लेकिन संविधान की शुरुआत कहाँ से करना है, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब जो पंचायत में आते हैं, बाबा साहब ने बारी बारी दलीलों को सुना और बाबा साहब हंस देते हैं और कहते हैं कि अरे भाइयों, जब आप संविधान की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, इस देश की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो आप संविधान कहाँ से बना पाते। बाबा साहब की बात मैं कहने जा रहा हूँ मेरे साथी, आपका सीना बहुत चौड़ा होगा। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हम लोग ब्लड से मिलान करते हैं। 8 दिन की पंचायत मेरे साथी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 मिनट में खारिज कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग में एक मुसलमान भी आ गया, हम भारत के लोग में एक
यादव भी आ गया, हम भारत के लोग में एक ब्राह्मण भी आ गया, हम भारत के लोग में एक चमार भी आ गया, हम भारत के लोग में एक क्षत्रिय भी आ गया, हम भारत के लोग में एक शर्मा भी आ गया, हम भारत के लोग में एक विश्वकर्मा आ गया। ये बाबा साहब की ताकत है मेरे साथियों। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, द स्टेट चले तो राइट टू पर्सनल इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी इन इंडिया। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का रक्षा मंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, चाहे देश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार बंगाल का मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो, चाहे चंडीगढ़ दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे देश का मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की नजर में सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आर्टिकल मेरे साथी 15 क्या कहती है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर, यानी मजहब के नाम पर, यानी गोरे गोरे के नाम पर, यानी शिवान के नाम पर, यानी एरिया के नाम पर, यानी किसी के नाम पर अगर भारत में जाति वैमनस्यता पैदा कोई करता है वो कानूनन जुर्म उसको माना जाएगा मेरे साथी। लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, आप लोग संविधान के बारे में क्या जानोगे, इंडिया के लोग संविधान के बारे में क्या जानेंगे? अरे संविधान के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अगर संविधान के बारे में कोई जानता है तो यूरोप यूनियन के लीडरों ने एक्सेप्ट किया कि मोस्ट ब्यूटीफुल बुक हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यूरोप यूनियन के लीडरों ने एक्सेप्ट किया है। उन लोगों ने कहा कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर कहीं का है वो भारत का है, लेकिन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान कहीं का है वो जो है नहीं सॉरी उन लोगों ने कहा कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर संविधान कहीं का है वो अमेरिका का है, लेकिन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहीं का है वो भारत का है, जिसके पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये इंडिया के लोग नहीं, यूरोप के लोग साथी कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे साथी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मेरी माताएं और बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जब से मैं देख रहा हूँ एक बार भी उठी नहीं मेरे साथी। ये माताएं बहनें मामूली माताएं बहनें नहीं है, ये हमारी माताएं बहनें अपने इतनी मजबूत कोप को लेकर के बैठी हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ माताएं और बहनें जो है सावित्रीबाई फुले के रोल में बैठी है, माता भीमाबाई के रोल में बैठी है, झलकारी बाई कोरी के रोल में बैठी है, रमाबाई के रोल में बैठी है। ऐसी माताओं और बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ मेरे साथी। ये मामूली माताएं और बहनें नहीं हमारे बीच में बैठी है, इतनी मजबूत कोख को लेकर के बैठी है, क्योंकि इन्हीं की कोख से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से संत कबीर का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से संत रविदास का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से संत काटगे का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से झलकारी बाई कोरी का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से हेमंत करकरे का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से उधम सिंह का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, इन्हीं की कोख से साहेब कांशीराम का जन्म हुआ, जिन्हें इस आधुनिक दौर में लोकतंत्र के भगवान कहे जाने वाले ऐसी कोख को लेकर हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, जो दाद ताली बजा करके इनका स्वागत करने का काम करे मेरे साथी। मैं तो कहना चाहता हूं, आज लोग संविधान के डर दिखाते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे संविधान बदल देंगे नहीं मेरे साथी, मेरे समाज के मर्दों की बात छोड़ो, या ऐसी माताएं बहनें हमारे बीच में बैठी हैं, ऐसे शेरों के जन्म देंगी, वही शेर जो है भारतीय संविधान को बचाने का काम करेंगे। ऐसी माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ।